सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी की भी धुआंधार रैलियां। नीतीश, तेजस्वी, ओवैसी समेत बाकी नेता भी मैदान में डटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर। केवड़िया के एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। छह साल बाद आज होगी ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। दक्षिण कोरिया के बुसान में होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने कहा, बेसब्री से है इंतजार। कैरेबियाई सागर से उठे तूफान। मेलिसा से जमैका और क्यूबा में भारी तबाही। हेती में 25 लोगों की मौत। 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत आज। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मुकाबला। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनावी रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर और उसके बाद दोपहर में छपरा में रैली करेंगे। पीएम मुजफ्फरपुर की ओराई, मीनापुर समेत 11 विधानसभा सीटों के लिए एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी चर्चित छपरा सीट पर आरजेडी के खेसारी लाल के खिलाफ हुंकार भरेंगे और बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बिहार के चुनावी मैदान में पीएम का यह दूसरा दौरा है और इससे पहले 24 अक्टूबर को पीएम समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आज चुनावी पारा बेहद गर्म रहेगा। नालंदा में आज गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा जिले के नगर नौसा और बेगूसराय जिले के बरौनी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नालंदा में महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नालंदा के हिल्सा में गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और इसके अलावा आज बिहार में अमित शाह की 3 और जनसभाएं हैं। अमित शाह आज लखीसराय से अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे और इसके बाद मुंगेर के तारापुर में उनकी जनसभा होगी और इसके अलावा अमित शाह पटना के पालीगंज में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। विपक्षी पार्टियां भी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे और इसमें मधेपुरा में बिहारीगंज विधानसभा और आलमनगर शामिल है और इसके अलावा तेजस्वी यादव दरभंगा में गौराबोराम और मुजफ्फरपुर के गायघाट, बैंचाहा, मीणापुर और कुडनी और कांटी में एक के बाद एक रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में 3 रैलियां करेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा
कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। डीडी न्यूज के एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हमारी जो भी लोकप्रियता है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने चिराग पासवान की चुनावी यात्रा को कवर किया और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये देखिए हुजूम। यहाँ पर चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जो स्थानीय लोग हैं, पब्लिक हैं, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चिराग लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक भारी हुजूम है। एक लोकप्रिय अभिनेता की शैली में चिराग पासवान जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, ये आपने देखा। हम चिराग से सीधा आपको रूबरू कराते हैं। चिराग, आप जब आए तो मैंने देखा कि पब्लिक का रिस्पांस गजब का था और आपको देखते ही लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कैसा लगता है जब आप लोगों से? जनता का यही प्यार है जिसने मुझे जीवित रखा, नहीं तो कईयों ने षड्यंत्र रचे थे समाप्त करने के। जनता का यही प्यार मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि ये प्यार सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, मेरे प्रधानमंत्री के लिए है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए है, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूरे गठबंधन के लिए। इसीलिए इस बार हमारा गठबंधन एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री फेस बना दिया। क्या एनडीए का फेस चिराग पासवान होंगे? अभी तक फेस बताया नहीं। एनडीए का फेस बहुत क्लियर है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव के बाद मैं मानता हूं सारे विधायक उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और इस बार एक बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अब चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बिहार के बेगूसराय जिले का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है और यहां से 3 बड़े संस्थानों में पढ़े लिखे सूरमा चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सुर्खियां बटोरने वाली मंजू वर्मा के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशवाहा बहुल चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कैसा है और इसका सियासी मिजाज क्या है, जानिए हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट में। अमूमन बिहार की सियासत में जहां जाति और जनाधार की गिनती ज्यादा होती है, वहां बेगूसराय का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र कुछ अलग कहानी लिख रहा है। यह सीट इस बार सिर्फ सियासत नहीं, काबिलियत की जंग बन चुकी है। यहाँ मैदान में है 3 दिग्गज, 3 चेहरे और तीनों पढ़ाई लिखाई में किसी से कम नहीं है। राजद ने इस बार अपने सिटिंग विधायक राजवंशी महतो का टिकट काटकर मैदान में उतारा है सुप्रीम कोर्ट के वकील सुशील कुमार कुशवाहा को, यानी कानून के गलियारों से सीधा चुनावी अखाड़े में एंट्री। दूसरी तरफ जदयू ने बाजी लगाई है बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद पर। आईआईएम लखनऊ के प्रोडक्ट जो सियासत। और आपको बता दें कि 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। बता दें आपको कि 6 साल बाद आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात आपको बता दें कि एपेक समिट के लिए दोनों वहां पर पहुंचे हैं और इस बीच इन दोनों की मुलाकात हो रही है। और ट्रंप ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया था और उन्हें कहा था कि मैं बहुत ही बेसब्री से इस मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं और ये मुलाकात हो रही है। और आपको बता दें कि 6 साल बाद आज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। काफ़ी बहुचर्चित ये मुलाकात मानी जा रही है और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ये मुलाकात और भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि जब अमेरिका तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है उसमें चीन हुआ है। बीच में हमने देखा था कि काफ़ी तल्खी दोनों ही देशों के दरमियान देखी गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हाई टैरिफ चीन के ऊपर लगाया था और जवाब में चीन ने भी कहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो हम भी उसको दोगुना करके लगाएंगे। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की उनको भारी चेतावनी दी थी और ये चेतावनी 1 नवंबर से शुरू होने जा रही थी और इससे पहले ही ये मुलाकात हुई है और ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद टैरिफ पर भी कुछ बात यहाँ पर बन सकती है। बता दें आपको कि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ट्रंप की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई है। काफी महत्वपूर्ण मुलाकात ये मानी जा रही है। देख सकते हैं आप दोनों ही जो नेता हैं किस तरह से आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप काफी पुरजोश इसमें नजर आ रहे हैं, देखा जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस मुलाकात को लेकर बहुत कुछ लिखा था और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इसकी क्या तफसील है? 6 साल बाद उनकी ट्रंप मुलाकात होने जा रही है, देख सकते हैं आप। इसके बारे में और थोड़ी सी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच की जो मुलाकात है उस मुलाकात पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि जो पहली और दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्थाएं हैं अमेरिका और चीन। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कई बार इस तरह की स्थिति बनी, लगा कि दोनों के बीच में तनातनी काफी है। लेकिन आज जब मुलाकात हो रही है तो निश्चित तौर पर उसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे चर्चा होगी और किस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में जो बहुत सारे पदार्थों के सप्लाई का मामला है, खास करके रेयर अर्थ का मामला है, उस मामले पर भी डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। शी जिनपिंग उस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों शी जिनपिंग ने एक घोषणा की थी कि जो चीन का कोई भी अगर मटेरियल कोई यूज करता है, कोई भी देश, और अगर वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए उसको चीन से परमिशन लेना पड़ेगा। तो यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, एक बहुत ही कठोर बाध्यता थी जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका काफी परेशान थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, चीन पर भी अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं और उस टैरिफ लगाने से चीन की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्या कंसेशन देते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने की उम्मीद है और इस पर बात आएगी कि क्या टैरिफ रहेगा, कितना टैरिफ रहेगा। और तीसरी जो यह बात है कि दुनिया के कई देशों के साथ अमेरिका और चाइना के जो संबंध है उसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन का मामला है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अमेरिका और चीन किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। खास करके चीन के बारे में यह कहा जाता है कि वह एक तरफा तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक तरीके से कब्जा किए हुए। तो ऐसे में किस तरीके से चीन और अमेरिका इस बारे में सोचते हैं, क्या बताएंगे, किस तरीके की बात होगी, यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आने की उम्मीद है। तो ये सारी बातें हैं, उस बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे शी जिनपिंग से। और चौथी जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले 3 साल से, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी चीन से वो अपील करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बयान दिया है, कल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि शी जिनपिंग इस मामले में सहयोग करें। तो शी जिनपिंग से इस मामले में क्या बात होगी, रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में, इस बारे में भी बात होगी। अखिलेश, हम देख सकते हैं कि ये बैठक इस वक्त चल रही है और दोनों ही नेता आमने सामने हैं और एक दूसरे अपनी अपनी बात वहाँ पर रख रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि ट्रंप अक्सर जब भी कभी टैरिफ लगाते हैं या भी किसी भी मुल्क से अपना आयात निर्यात बंद करते हैं तो उनका जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और देशों के लिए भी। तो अगर आज उनकी ये मुलाकात थोड़ी सी अच्छी रहती है और कोई हल निकल पाता है तो क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि पूरा समीकरण थोड़ा सा बदल सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं टेबल पर, देख सकते हैं हम कि दोनों ही नेता के बीच ये मुलाकात हो रही है।
जहां आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आज ट्रंप की ये मुलाकात है। हम देख सकते हैं कि 6 साल बाद ये ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होने की उम्मीद है और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, जिससे बहुत सारी बातें और बहुत जो परिस्थितियां हैं वो बदलने की उम्मीद की जा रही है। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने आपसे एक बार फिर से हम पूछना चाहेंगे कि ट्रंप अगर किसी के ऊपर आयात निर्यात पे या फिर टैरिफ को लेकर कोई पाबंदी लगाते हैं तो वो दूसरे देशों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन अगर वो खुद आज एक अच्छे रवैया मतलब अच्छे माहौल में आज वो बातचीत कर रहे हैं और कोई आसान और लचीला हल निकल कर आता है, तो क्या समीकरण थोड़े से बदलेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, ट्रंप अपने आप को डील मेकर कहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा डील करता हूँ। वो डील कहते हैं जो आमतौर पे हम दो देशों के बीच के संबंध में, जो देशों के बीच में जब भी कोई बात होती है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसे डील कहते हैं। तो वो हर चीज को बिजनेस के हिसाब से देखते हैं और एकदम ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप से कहते हैं कि आपने कितना दिया और मैं कितना दूंगा, मैं कितना ले रहा हूँ और आप कितना ले रहे हैं। इस तरह की सीधी सीधी बातें वो करने के इच्छुक हमेशा रहते हैं। तो अब देखना होगा कि चीन के साथ जब शी जिनपिंग के साथ वो बात कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप में कितना अपने लिए फायदा उठा पाते हैं, कितना चीन को दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक कह सकते हैं बड़ा जो उनका आयात है वो चीन से होता है और इस आयात में अमेरिका को अमेरिका के अंदर कई बार बातें उठी हैं कि चीन के साथ जो अमेरिका का जो व्यापार है वो पूरी तरह घाटे का व्यापार है और उस घाटे को कैसे पूरा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इस पर सबकी निगाहें हैं और इसी लिहाज से उन्होंने टैरिफ लगाया था चीन पे कि उस घाटे को कुछ पूरा कर सकते हैं शायद टैरिफ से, चीन जिस तरीके से सामान उनको भेजता है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन से जितने तरीके के जो सॉफ्टवेयर चीन जो आयात करता है अमेरिका से, उस सॉफ्टवेयर पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उस सॉफ्टवेयर पे बहुत महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर होगा वो हम चीन को नहीं देंगे। अब देखना होगा कि चीन से जब बात होती है, शी जिनपिंग से जब बात हो रही है तो उसमें सॉफ्टवेयर के मसले पे कितना वो लचीता रुख अपनाते हैं। तो दोनों की जरूरतें हैं और दोनों की जरूरतों को किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकलता है ताकि अमेरिका जो अपने आप को कहता है कि वह व्यापारिक रूप से घाटे में है और चीन जो कहता है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जिससे व्यापारिक टकराव बढ़े और इस पर शी जिनपिंग ने भी कई बार नाराजगी जताई है। डोनाल्ड ट्रंप जब अपने पहले कार्यकाल में थे तो उनका पूरा टारगेट चीन ही था। वो चीन के खिलाफ कई तरह के मोर्चे भी खोलना चाह रहे थे, आर्थिक तौर पे और उसके बाद राजनयिक तौर पे उनको था कि बैलेंसिंग होना चाहिए। अब आज जब वो मुलाकात कर रहे हैं तो किस तरीके का बैलेंसिंग उनके दिमाग में है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, दोनों कार्यकाल में एक साफ साफ अंतर झलक रहा है और उस अंतर को आज किस तरीके से चीन और जो अमेरिका है, जो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच में क्या बातचीत होती है और क्या निष्कर्ष लगाते हैं, क्या आज कोई घोषणा भी होती है या आगे फिर और बातचीत के लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ट्रंप आज चाहेंगे कि कोई ना कोई घोषणा करे, क्योंकि ट्रंप की हमेशा ये इच्छा रहती है कि वो एक तो खबरों में बने रहें और वो यह दिखाना चाहते हैं हमेशा कि वो विनिंग सिचुएशन में है, अपने आप को अमेरिका के लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका में भी गुस्सा बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात के नतीजे जो है अमेरिका की अंदरूनी जो राजनीतिक स्थिति है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब ये जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं सीधे कि आज बहुप्रतीक्षित जो मुलाकात
बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी ट्रंप और शी जिनपिंग की वो मुलाकात। आपने सीधे देखी कि किस तरह से आज उनकी ये मुलाकात हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि कोई हल ज़रूर निकलेगा और कुछ ही देर में सामने आ जाएगा कि इन दोनों के बीच क्या बात हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहेंगे DT न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री केवड़िया के एकता नगर जाएंगे, जहां वो बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद PM एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शुल्पनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रेवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। अमेरिका के सेंट्रल बैंक US फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इस कटौती के बाद ब्याज दरें घटकर 3.75% से 4.0% के दायरे में रह गई हैं। रेट कटौती के बाद अब अमेरिका में बैंकों के लिए कर्ज लेना पहले से सस्ता हो गया है। ब्याज दरें घटाने का असर सोने से लेकर शेयर मार्केट तक भी देखा जा सकता है और इससे पहले सितंबर में भी फेडरल रिजर्व ने इतनी ही कटौती की थी। जेरोम पॉवेल ने इसी महीने संकेत दिया था कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अब भी लेबर मार्केट के लिए खतरों पर ध्यान दे रही है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने औद्योगिक क्रांति को लेकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी शामिल हुए और इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल जैसे उद्योगों से जानी जाएगी और इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत को करना चाहिए। भारत की औद्योगिक नीति के अगले चरण में समावेशन और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। गार्मिश पार्टेनकिर्चेन ने मनोरम बवेरियन शहर से जर्मन सशस्त्र बलों का माउंटेन बैंड बवेरियन मार्च लोक धुनों और सिम्फोनिक रचनाओं की समृद्ध विरासत को लेकर आया है और इसके साथ ही सुर में सुर मिलाकर भारतीय वायुसेना के जमाजों ने देसी धुनें बजाकर सबका मन मोह लिया। DD न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बैंड के संचालक स्क्वाड्रन लीडर LS रूपचंद से खास बातचीत की है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी हाँ, ये वो गीत है जो हर भारतीय को रोमांचित कर देता है। लेकिन आज इंडिया गेट पर कुछ खास था। भारतीय वायुसेना ने माउंटेन बैंड आर्म्ड फोर्सेस जर्मनी के साथ मिलकर आज सभी ऑडियंस का मन मोह लिया और मेरे साथ है स्क्वाड्रन लीडर रूपचंद्रा। कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो ये अलग से एक अनुभव रहा क्योंकि उनका म्यूज़िक अलग तरीके का है। हमारा इंडियन, हमारा कल्चर, हमारा टेस्ट इज डिफरेंट। सो दोनों का मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनको भी अच्छा फील हुआ, मुझे लगता है हमको भी बहुत अच्छा फील हुआ। ये सर, कितनी तैयारी की थी आपने इस खास शाम के लिए? तैयारी का समय इतना नहीं मिल पाया, तो हमने बहुत कम समय में 1-2 बार हमने प्रैक्टिस किया। देन वी आर ऑन द स्टेज। उसके बाद हमने स्टेज में ही परफॉर्म किया।
अच्छा, ऐसी वो कौन सी याद है जो अपने साथ आप लेकर जाएंगे, क्योंकि आज जर्मनी के साथ आपने बजाया, उनका कौन सा सिम्फनी आपको सबसे अच्छा लगा? उनका म्यूज़िक की तरफ से बोला जाएगा तो कोकोबाना करके एक म्यूज़िक है, इट्स अ काइंड ऑफ जैज फ्यूजन टाइप का है, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। हमारा तो है ही सारे जात से अच्छा, ऑलवेज फॉरएवर, तो वो अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा वो सब। तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर रूपचंद्रा, जिनका ये कहना है कि तैयारी थी, जोश था, जज्बा था और यही है भारतीय वायुसेना। कैमरामैन भीम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और कैरेबियाई सागर से उठा तूफान मेलिसा बहुत तेजी से बढ़कर सबसे खतरनाक श्रेणी का चक्रवात बन गया है और इस साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवात मेलिसा ने इस समय हेती और जमैका में तबाही मचा रखी है। क्यूबा में भी भयंकर तबाही हुई है। हेती में इस चक्रवात के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। हेती प्रशासन ने करीब 7 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। और खेल की खबरों में आज महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में मेजबान भारत का सामना मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है और वहीं ऑस्ट्रेलिया 7 बार की चैंपियन है और इस मैच की विजेता का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। और हमारा समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें, देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।